देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। देखो हम लोग का स्टैटिस्टिक्स लास्ट क्लास जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था, ठीक है। तो उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। जस्ट एक बार हम बता देते हैं क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जो भी बेसिक्स है वो पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो मेनली यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का दो सेंस के बारे में हम लोगों ने पता किया था, सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में ही जो प्रोसेस होता है वो ही हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब होता है उसका जो मीनिंग है एक्चुअली दैट इज कलेक्शन। डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो, उसके बाद डेटा को प्रेजेंट करो, फिर उसको इंटरप्रेट करो, ठीक है। ये जो पूरा या फिर कंक्लूजन ड्रॉ करो, जो भी बोलो, ये जो पूरा प्रोसेस है ये ही हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है यही वाला पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है, ये वाला पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, यही हम लोग का पार्ट है एडुकेशन का, ठीक है। मतलब हम लोग का यहाँ पर जो भी कोर्स हम लोग करें, प्लूरल सेंस में सिर्फ डेटा कलेक्ट को बोला जाता था। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग चीज जो है वो देखा था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा था कि स्टैटिस्टिक्स का हिस्ट्री क्या होता है, कहाँ से, मतलब अलग अलग, ये ज्यादा कुछ नहीं था, ये कुछ एमसीक्यूज आता है तो इसलिए मैंने किया कि कौन से लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है। वर्ड ऑफ ओरिजिन देखा था, ये पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। क्लासेस अगर मतलब जो क्लास मिस है वो हम भेज देंगे, ठीक है, जिनका भी है। पब्लिकेशंस, सेंसस, ठीक है। पब्लिकेशंस कहाँ पर हुआ था, सबसे फर्स्ट जो है अर्थशास्त्र, जो हमारे चाणक्य यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वहां पर, ठीक है। और एग्रीकल्चरल रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स का डेटा हमें मिला था। अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो जो ऑथर अबू फैजल है, ठीक है, उन्होंने आईनी अकबरी जो लिखा था, आईनी अकबरी में इसका जो मतलब यूज है स्टैटिस्टिक्स का वो देखा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, लिमिटेशन पढ़े थे, कलेक्शन किस तरह से। अब उसके बाद हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे कि जो स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है एक्चुअली तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट तो हमें डेटा कलेक्शन पढ़ना है, तो डेटा कितने तरह से कलेक्ट हो सकता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो डेटा पहले हम लोगों ने देखा कि कितने तरह का होता है, ठीक है, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। उसके बाद कलेक्शन कितने तरह से करेंगे वो देखा था, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने प्राइमरी डेटा कलेक्शन का कुछ मेथड्स पढ़ा था, लाइक पर्सनल इंटरव्यू पढ़ा था, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्राइमरी डेटा को ही कैसे कलेक्ट किया जाता है उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब होता है फर्स्ट टाइम अगर हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है, तो हम लोगों ने प्राइमरी डेटा कलेक्शन का कितना प्रोसेस पढ़ा था, पर्सनल इंटरव्यू। अगर हम लोग पर्सनली जाके किसी का इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। इनडायरेक्ट इंटरव्यू किसी के मतलब पूछना है किसी और के बारे में, लेकिन पूछ किसी और से रहे, उनसे रिलेटेड पर्सन से पूछ रहे हैं, जैसे रेल एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस केस में। टेलीफोन इंटरव्यू भी हम लोगों ने देखा था कि टेलीफोन के थ्रू से भी हम लोग किसी का इंटरव्यू कर सकते थे। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप ऑफ इंटरव्यू का इम्पैक्ट क्या आता है इन रिगार्डिंग एक्यूरेसी, कवरेज एंड नॉन रिस्पॉन्स, ठीक है, उसका हम लोगों ने देखा था। अच्छा चलो, अब हम लोग मेन पॉइंट में आ जाते हैं, मतलब आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग मेथड पढ़ेंगे, ये हो गया वन का इंटरव्यू मेथड का, तीन तरह का इंटरव्यू मेथड, ठीक है, पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट टू पढ़ेंगे। देखो ये वन के अंदर एबीसी था क्योंकि इंटरव्यू तीन तरीके से होता था। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, इंटरव्यू मेथड कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज मेल्ड मेल क्वेश्चनियर्स मेथड, ठीक है। तो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, तो मेल्ड का मतलब क्या होता है, मेल करने का मतलब है जो तुम लोग ईमेल करते हो, ठीक है, या फिर हम लोग भी यूज करते हैं, जो भी आज के डेट पे सबसे ज्यादा तो यही होता है, ईमेल जो यूज करते हैं उसको भी यहाँ पर मेल बोलेंगे। लेकिन बाई पोस्ट भी अगर हम लोग कुछ भेजते हैं वो भी यहाँ पर मेल होगा, ठीक है। तो मेल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि बाय यूजिंग पोस्ट एंड ईमेल, ठीक है। और
क्वेश्चनियर्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर होता है वन टाइप ऑफ मतलब क्या बोले, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चनियर्स का मतलब हो गया एक डॉक्यूमेंट जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि वेल सीक्वेंस्ड मैनर में किया गया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। अब वो इस मतलब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, सीक्वेंस वाइज है। और कभी कभी उस क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली उस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, ठीक है। अब आंसर करने के लिए कभी कभी ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं कि इसमें से क्या होगा। जैसे मान लो कोई भी फॉर्म फिलअप वगैरह करते हो तो वहां पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है ना, जैसे कि क्या कोई फिजिकल डिसेबल है, तो ये एक पॉइंट रहता है यस और नो, ठीक है। और इस तरह का बहुत अलग अलग मतलब ऑप्शंस हो गया ना, ये सब ठीक है, ऑप्शंस हो गया। तो जैसे मान लो अभी वैक्सीन का जो होता है कि वैक्सीनेटेड है कोई इंसान, नहीं है, मान लो इस तरह का कोई फॉर्म फिलअप हो रहा है, वहां पर यस या नो रह रहा है, तो दैट इज ऑप्शन, ठीक है। या फिर तुम लोग जो एमसीक्यू एग्जाम देते हो उसमें भी ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन के साथ साथ भी कभी क्वेश्चन हमें मिल सकता है, विदाउट एनी ऑप्शन भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्वेश्चनरी का मतलब हो गया, तो मैंने मेल्ड का मतलब यहाँ पर समझाया, क्वेश्चनरी का मतलब समझाया। एंड अब इस मेथड को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हम लोग एक क्वेश्चनरी बना के, ठीक है, क्वेश्चनियर बना के उसे मेल कर देंगे, बाई पोस्ट हो या बाई ईमेल हो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे रेस्पॉन्स हमें अगर मिलता है तो ठीक है, जबकि इसमें रेस्पॉन्स कम मिलता है, हम लोग इस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं क्वेश्चंस का, विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन, फिर उसे मेल कर सकते हैं जिनसे हमें ये इंक्वायरी करना है, बाय पोस्ट और बाय ईमेल, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग कितना डेटा इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं होता है। जैसे देखो तुम लोग के पास भी कितना मेल आता है ना, जैसे आजकल कितने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग कहीं पर भी मेल देते हो तो मेल में डेटा आते ही रहता है, ठीक है। सब कंपनियां अपना अपना डेटा भेजते रहती है। या फिर मान लो कोई शॉपिंग मॉल में गए, कोई किसी पर्टिकुलर जगह से कुछ खरीद लिया, ठीक है, तो वहां पर पूछा जाता है आपका मेल बता दीजिए, मेल बता दिए। अब उसमें क्या होगा ना, वो अपना ऑफर जो है देते रहते हैं, ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस तरह का अलग अलग चीज होते रहता है। तो ये जो ऑफर आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोग हमेशा मेल को ओपन करते ही हो, देखते ही हो, उसका रिस्पॉन्स करते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेल्ड वाला जो ऑप्शन है ना, वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, बट ऑप्शन है, ये भी एक मेथड है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में। मेल्ड मीन्स बाय पोस्ट और ईमेल। मेल का मतलब पोस्ट या ईमेल को यूज करना होगा यहाँ पर। वेल वेल ड्राफ्टेड प्लस प्रॉपरली सीक्वेंस्ड प्लस विथ गाइडलाइन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चनियर बनेगा वो कैसे बनेगा, उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइन भी होगा कि किस तरह से आपको फिलअप करना है। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो तो वहां पर भी एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है, ठीक है, कि क्या करना है, रफ वर्क अलग से दिखाना है, ठीक है। जो एमसीक्यू रहता है उसमें बोल दिया जाता है कि आपको वहां पर क्या करना है, जस्ट इस तरह से उसको फिलअप करना है, वहां पर कुछ लिखना विखना नहीं है, ठीक है। इस तरह से बोल देता है कौन सा इंक यूज करना है, ठीक है, पेपर को किस तरह से फोल्ड करना है, कभी कभी ये सारा चीज हमें बता दिया जाता है, यानी कि हमें गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है। तो अगर हम लोग जो क्वेश्चनियर बना रहे हैं वहां पर हम लोग का नॉर्मली गाइडलाइंस रह भी सकते, देखो अब रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चनियर उसे ही बोलते हैं जो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस होता है, विद गाइडलाइन के साथ, ऑप्शंस के साथ, प्रॉपरली सीक्वेंस्ड होता है, वेल ड्राफ्टेड होता है, ठीक है। और ये जो मेथड है ये उतना रेस्पॉन्सिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैंने अभी समझाया, ठीक है, क्यों नहीं होता है रेस्पॉन्सिव। नॉन रेस्पॉन्सिव इज मैक्सिमम। हम लोगों को हमेशा कितना मेल आते रहता है, आजकल तो कहीं भी जाओ, शॉपिंग मॉल से लेके कहीं पर, एक अगर बुक स्टॉल में जाके बुक भी खरीदोगे तो मेल ले लेगा, ठीक है। तो मेल क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर सके, ठीक है, हमें इन्फॉर्म करते रहे, ये कुछ भी हमें अगर एडवर्टाइज वगैरह उनको इन्फॉर्म करना है उनके तरफ से तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मेल जो है वो ले लेते हैं। लेकिन मेल का जो ऑप्शन है ना, हमेशा हम लोग उसको उतना यूज नहीं करते कि मेल खोल के देखेंगे ही, हमेशा चेक करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो नॉन रिस्पॉन्सिव जो है मैक्सिमम होता है। ये हो गया और एक तरीका। फिर थर्ड थर्ड जो वे है ये है क्वेश्चनियर फील्ड फील्ड एंड
सेंट बाय इन्यूमरेटर्स। ये कौन सा वे है देखो, ये कौन सा तरीका है देखो। क्वेश्चनियर का मतलब तो मैंने बोल दिया। अब क्वेश्चनियर, इसके पहले हम लोग क्या ऑप्शन यूज कर रहे थे कि हम लोग एक क्वेश्चनियर बनाएंगे और उसको मेल या पोस्ट के थ्रू से जो रिगार्डिंग पर्सन है उनको सेंड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चनियर हम लोग बना के इन्यूमरेटर के थ्रू से भेज रहे हैं, ठीक है, इन्यूमरेटर के थ्रू से भेज रहे हैं, तो उस तरह से भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्यूमरेटर मतलब क्या होता है, पहले ये लिखवा देते हैं। इन्यूमरेटर्स का मतलब होता है पर्सन्स हु डायरेक्टली interact with respondent and feel the फिल द क्वेश्चनियर्स। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेज सकते हैं विथ क्वेश्चनियर। मतलब क्वेश्चनियर का मतलब तो वही हो गया, वेल ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड विद गाइडलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके हम लोग इन्यूमरेटर यानी किसी एक पर्सन को भेज सकते हैं डायरेक्टली उस पर्सन के पास जिनसे हमें आंसर्स लेना है, यानी रेस्पोंडेंट, ठीक है। रेस्पोंडेंट को भेज सकते हैं क्वेश्चनियर के साथ। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चनियर के साथ अगर हम लोग रेस्पोंडेंट को भेजते हैं, इसमें हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट जो ये होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन करते करते, मान लो किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, क्वेश्चन करते करते क्या होता है ना, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पूछना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है क्या पूछना है, या फिर कभी कभी हम लोग इररेलेवेंट सवाल कर लेते हैं, फिर सोचते हैं ये पूछने का क्या जरूरत था, ये तो हमें पूछना ही नहीं था, और जो पूछना था वो तो हम लोग भूल गए पूछना। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चनियर है जिसका हम लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं, या फिर जिस रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर ये चीजें पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए अगर हम लोग अपना क्वेश्चन रेडी करके जाते हैं तो हम लोग भटकेंगे नहीं इधर उधर, ठीक है। तो नॉर्मली सर्वे के केस में ये किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी कभी आता है ना पूछने के लिए कि आप लोगों के घर पे कोई बच्चा है क्या, ठीक है, सर्वे करने आते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। पोलियो का डोज, अगर मतलब छोटा बच्चा है तो पोलियो डोज लगा है नहीं लगा है, ठीक है। या फिर वैक्सीन के बारे में मान लो सर्वे करने जा रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि कितने लोग हैं, क्योंकि बच्चे का वैक्सीन अभी प्रॉपरली नहीं आया था, ठीक है। तो कितने लोग का एज क्या है, एक घर में अगर 4 इंसान है तो सबका एज क्या क्या है, तो किसको वैक्सीन लगेगा किसका नहीं लगेगा, किन का वैक्सीन लगा है किनको नहीं लगा है। जैसे कि बहुत से लोगों को जिनको कोविड हो रहा था उनको वैक्सीन नहीं लग रहा था, बाद में लगेगा। तो इस तरह का जो है सर्वे हो सकता है, ठीक है। या फिर सेंसस रिलेटेड, मतलब या फिर मान लो अगर हमें किसी एरिया में मेल फीमेल रिलेटेड सर्वे करना है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मेल है कितने फीमेल है, वो कितने एडुकेटेड है कहाँ तक एडुकेटेड है, तो हमें वो सारे क्वेश्चन रेडी करने चाहिए, नहीं तो हम लोग भूल ही जाएंगे पूछना क्या है, पूछ के क्या आना है, ठीक है। या हमें मेल उनका कलेक्ट करना है, उनका एज कलेक्ट करना है, हमें क्या करना है, तो उसका हम लोग अगर क्वेश्चन बना के जाएंगे बेसिकली सर्वे के केस में। या कोई प्रोडक्ट सर्वे भी हो सकता है, जैसे मान लो एक्वागार्ड कंपनी वगैरह आती है तो वो पूछती है आपके घर पे एक्वागार्ड है क्या, आप कितने सालों से यूज कर रहे हैं, कैसा बेनिफिट मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में हो सकता है। तो अगर हम लोग इन्यूमरेटर के थ्रू से भी ये काम कर सकते हैं। इसमें रेस्पॉन्स अच्छा होता है क्योंकि इन्यूमरेटर खुद जाके पूछता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चनियर बना के जाएंगे तो हम लोग का सर्वे जो है उसमें हम लोग भटकेंगे नहीं। तो जनरली ये प्रोसेस जो है ये यूज किया जाता है, यूज्ड इन सर्वे। सर्वे जब करते हैं किसी रिगार्डिंग तो इसमें ये यूज किया जाता है। अच्छा, ये हो गया थर्ड मेथड। ये यहाँ पर ही हम लोग का प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा जो है, सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कि एक बार जो डेटा कलेक्ट हो गया है किसी के थ्रू से, फिर दोबारा अगर हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को फिर से अगर कलेक्ट करें यानी रिकलेक्शन बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का सोर्सेस क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर हमें कोई इंटरनेशनल लेवल पे डेटा कलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो हमें कौन कौन सा चीज हेल्प कर सकता है, क्या क्या सोर्सेस होता है। देखो इंटरनेशनल सोर्सेस क्या होता है, इंटरनेशनल सोर्सेस
जैसे अगर ये पता करना हो कि कोविड कौन कौन से देश में फिर से बढ़ रहा है या फिर नॉर्मल है, क्या है, इसके लिए हमें कौन हेल्प करता है पता है? जैसे हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हो गया हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर हमें पता करना है, मतलब वही बीमारी वगैरह ये सब अगर हमें पता करना है, किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पता करना चाह रहे हैं। सिर्फ इंडिया में क्या हो रहा है ये नहीं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हमें पता करना है। देन हम लोग हु का हेल्प से कर सकते हैं। हु का मतलब होता है, पता ही होगा आप लोगों को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सोर्सेस हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? ILO। ये क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और होता है IMF। ये सब जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि IMF का मतलब हो गया, आई मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ल्ड बैंक, बैंक रिलेटेड डेटा मिलेगा हमें। ठीक है, तो ऑलरेडी हु के पास कलेक्टेड डेटा है। अब हम लोग उस डेटा को कलेक्ट करके फिर उसको यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल डेटा का सोर्सेस। इसके अलावा, और ये सेकेंडरी मेथड हो गया, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होगा, अगर गवर्नमेंट सोर्सेस चाहिए हमें, गवर्नमेंट मतलब हम लोग अपने देश का बात करें, ठीक है, हमारे देश में गवर्नमेंट सोर्सेस अगर चाहिए, तो गवर्नमेंट सोर्सेस इन इंडिया, तो क्या क्या हमें मिल जाएगा? कलेक्ट करने के लिए हमें मिल जाएगा CSO। ठीक है, CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, यहां से हमें स्टैटिस्टिकल डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको बोला जाता है NSSO। ठीक है, देश के बारे में डेटा चाहिए तो ये सब जगह पे हमें मिल जाएगा। और होता है रेगुलेटर्स, RBI, सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हमें कंपनी रिलेटेड कुछ भी पता करना है, देन हम लोग सेबी के थ्रू से कर सकते हैं। अच्छा, रेरा, ये सब बैंक का है, रेरा, इरडा। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट सोर्सेस, जहां से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो बैंक रिलेटेड डेटा हो गया, ठीक है, कंपनी रिलेटेड डेटा हो गया, देन से भी हो जाएगा बैंक रिलेटेड डेटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का बैंक रिलेटेड हो जाएगा, रेगुलेटर्स आरबीआई के थ्रू से मिल जाएगा। ठीक है, रेरा ये सब के थ्रू से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर और एक चीज देखो, एक तो हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल सोर्सेस और एक हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट सोर्सेस। नेक्स्ट जो है, इसको मैंने कितना नंबर पॉइंट दिया? 2। ठीक है, इसके अंदर 3 नंबर पॉइंट देते हैं। प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस। प्राइवेट मतलब तो समझ में आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट सोर्स नहीं है। अब क्वासी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? क्वासी गवर्नमेंट मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। ठीक है, मतलब ना तो फुल्ली गवर्नमेंट ना तो फुल्ली प्राइवेट। ठीक है, दैट इज क्वासी गवर्नमेंट। तो प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी ISI। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, IC इसको क्या बोलेंगे? ICAR। एक मिनट, मैंने पूरा नाम शायद गलत लिखा क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ICAR,
आर भी है शायद, रिसर्च है, ठीक है, मुझे पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है। ICAR अगर है तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, देखना पड़ेगा, हम भूल गए इसका पूरा नाम। और एक है NCERT, NCERT, ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ क्वासी गवर्नमेंट यानी हाफ गवर्नमेंट हाफ प्राइवेट बोल लो, एंड प्राइवेट सोर्सेस है जिससे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फोर्थ नंबर और एक देख लो, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का फोर्थ नंबर पॉइंट है रिसर्च पेपर्स एंड अदर पब्लिश्ड, सॉरी अनपब्लिश्ड एंड सोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो, अगर कोई एक पर्सन पर्टिकुलरली अपने मन से किसी एक पॉइंट, किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो उसका जो भी रिसर्च पेपर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो पब्लिश नहीं किया है, मतलब पब्लिश होने से क्या होता है, सभी के पास अवेलेबल होता है। तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी ने रिसर्च वगैरह किया और उसको अनपब्लिश्ड रखा, मतलब अनपब्लिश्ड मतलब ऐसा नहीं कि सभी के पास वो आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस से पब्लिश्ड होता है। तो पब्लिश नहीं किया है, अनपब्लिश्ड है, मान लो इंटरनेट पे ऐसे ही देके उसका PDF बना के दे दिया, ठीक है, तो रिसर्च पेपर को अनपब्लिश्ड वे से हमें इंटरनेट में मिल गया, कुछ हम लोग जो ढूंढ रहे थे हमें उस रिलेटेड डेटा मिल गया, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमारे टॉपिक से मैचअप हो जाता है देन हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा, ठीक है, एज अ सेकेंडरी डेटा हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा ये वाला, एक और लिख देते, देखो, ये जो है ना ICAR, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये मैंने जो लिखा है ये अलग है, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये ठीक है, और एक होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक होता है ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको ICAR ही बोला जाता है, ठीक है, तो इसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं, इसको बोला जाता है इंडियन, लेकिन सी से ही है, ठीक है, बट ऐसे ही है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR। अच्छा, ये हो गया हम लोग का डेटा कलेक्शन का पैटर्न, ठीक है, तो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना सीख लिया कि कितने तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, और प्राइमरी डेटा कलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यू मेथड हो सकता है, और एक हो सकता है मेल्ड क्वेश्चनरी, एक हो सकता है इन्यूमरेटर विद एंड क्वेश्चनरी के हेल्प से, ये हो सकता है मेन 3 मेथड, जिसमें इंटरव्यू में इसके अंडर 3 मेथड था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्शन भी देख लिए, किस तरह से क्या क्या रिसोर्सेज हमें, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, नॉन गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट रिसोर्सेज है हम लोगों के पास। अब डेटा तो कलेक्ट हो गया, बट डेटा हमें कैसा मिलना चाहिए, डेटा हमें जैसा भी मिले हमें उस डेटा को ऑब्वियसली स्क्रूटनी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि डेटा हमारा एक्यूरेट नहीं है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है। अगर डेटा इनएक्यूरेट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, तो जो हमारा कंक्लूजन आएगा एनालिसिस के बाद वो भी उसी तरह से ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑलवेज डेटा को स्क्रूटनी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्क्रूटनी ऑफ डेटा। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, देखो, चेकिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ठीक है, तो एक्यूरेसी चेक करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी का मतलब एरर फ्री, एक्यूरेसी का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी का मतलब हो जाता है एरर फ्री, ठीक है, और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब देखो, एक्यूरेसी है कि नहीं कैसे पता चलेगा, मान लो मैंने तुम लोग का कोई टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लिया, मान लो 10 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया और मैंने
5 क्वेश्चंस दिए थे 2 मार्क्स करके, ठीक है, 10 मार्क्स का मैंने एग्जाम लिया। अब हम पेपर चेक कर रहे हैं, मान लो तुम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब क्या हुआ है, मैंने क्या किया, तुम लोगों ने मान लो जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने चेक किया, मान लो सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने मार्क्स देना हम भूल गए, ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, इस तरह से सही था, बट इसमें मैंने ये मेरे से स्किप हो गया, मैंने मार्क्स जो इसमें दिया ही नहीं, अलॉट ही नहीं किया, तो तुम लोग का मार्क्स जो टोटल है वो गलत आएगा। यानी मुझे तुम लोग को ये पेपर देने के पहले स्क्रूटनी करना चाहिए, या फिर तुम लोग को मिल जाने के बाद भी वो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मैंने सही किया है कि नहीं, मतलब मैंने ऐड सही, हो सकता है नंबर सारा लिखा है बट ऐड करने में मैंने गलती कर दिया, ये भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी है कि नहीं चेक करना इसी को बोलते हैं कि मतलब एक्यूरेट है कि नहीं, वो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ। जैसे ये एक एग्जाम्पल था, तो जो भी डेटा जिस रिगार्डिंग हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उस तरह से हमें चेकिंग करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे देखो जहां पर जितना मार्क्स है वहां पर उतना ही होना चाहिए। मान लो 1 नंबर क्वेश्चन का मार्क्स 2 था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5, तो ये कैसे होगा, मार्क्स 2 था तो 5 कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब जैसा है प्रॉपरली उसी तरीके से चलना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि स्क्रूटनी करना चाहिए, स्क्रूटनी का मतलब ही होता है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक करो। सेकंड हो जाएगा फाइंडिंग ऑफ एरर बाय एन्यूमरेटर्स while filling or receiving questionnaires। ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर इन्यूमरेटर के थ्रू से हम लोग डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा जो क्वेश्चनरी के रिगार्डिंग डेटा फिलअप हुआ है कहीं वहां पर कोई गलती तो नहीं है। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए कि इन्यूमरेटर ने जो भी डेटा कलेक्ट किया क्या वहां पर कोई गलती है, तो वो भी डेटा हमें स्क्रूटनी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक व्हेन टू और more series of related data are given, comma check each other। ठीक है, अगर रिलेटेड डेटा है तो हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेक करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई सर्वे करने गए जहां पर हम लोग ये सर्वे करना चाहते हैं कि कितने लोग ग्रेजुएट है, ठीक है, और उसके लिए हम लोगों ने दे दिया कि ग्रेजुएट जो है वो मतलब इतना सारा कॉलम बना लिया, मान लो जो ग्रेजुएट है वो मेल है कि फीमेल है, उनका एज क्या है, कितने कौन से ईयर में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कौन से मतलब स्ट्रीम से किया। जैसे मान लो तीन हम लोगों ने सेक्टर बना लिया मेन, एक हो गया कॉमर्स, एक हो गया आर्ट्स, एक हो गया साइंस। ठीक है, अब ये सब के अंदर अलग अलग स्ट्रीम होता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह से बना लिया। अब मान लो और किसी ने क्या किया, पहले बोला कि वो ग्रेजुएट है, फिर उन्होंने कोई भी स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर किसी ने टिक किया कि हम ग्रेजुएट नहीं है, फिर उन्होंने बीकॉम या फिर किसी पे एक कर दिया, टिक कर दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ेगा जब दो या उससे ज्यादा डेटा रिलेटेड होता है। देखो, रिलेटेड होने का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो उसका कोई एक स्ट्रीम तो होगा, और वो कोई एक स्ट्रीम चूज कर रहा है तो इसका मतलब वो ग्रेजुएट है, क्योंकि हमारा सर्वे ही तो उसी के ऊपर है ना। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि अगर इंटर रिलेटेड जो डेटा है उसमें हमारा चेकिंग करके देखना चाहिए कि सही हुआ है कि नहीं। मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने डेटा को मैन्युपुलेट कर दिया, मतलब इन्यूमरेटर ने डेटा मैन्युपुलेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टू और मोर सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा आर गिवन, चेक ईच अदर, एक दूसरे का हम लोग को डेटा चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, एक मतलब रिलेटेड डेटा जो है उसको चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे फोर्थ नंबर पे, कंसीडर enumerators bias while using data।
इन्यूमरेटर का बायसनेस नहीं होना चाहिए कभी भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब वो डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेट करने से हमें एरर इंटरप्रिटेशन मिलेगा, हमें एरर रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लो कि मैंने तुम लोग का जो टेस्ट लिया वो 20 मार्क्स का लिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया था और तुम लोग को मैंने 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ठीक है। तो तुम लोगों ने किसी ने मान लो एक ही क्वेश्चन का आंसर किया, दूसरे वाला नहीं किया, बट मैंने गलती से यहाँ भी 10 लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया और 20 आउट ऑफ 20 दिखा दिया। तुम लोगों ने वो देखा बट तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो दिखाएंगे तो वहां 10, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि तुम लोगों में से कोई ऐसा करेगा। जस्ट एग्जांपल है कि मान लो क्या हुआ कि ये 10 मार्क्स तुम लोग को नहीं मिलना है, फिर भी तुम लोगों को पता है, दिख रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि वो एक होता है ना 20 आउट ऑफ 20 मिला मुझे, ठीक है, बोलने का क्या जरूरत है। अगर देखने के बाद भी नहीं बोल रहे, मतलब डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, इससे हमें असेसमेंट सही नहीं मिलेगा ना, फिर तुम्हारा असेसमेंट सही नहीं होगा। 20 आउट ऑफ 20 बड़ा बात नहीं है, असेसमेंट भी तो सही होना चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा दूसरा नहीं लिखा, रीजन जो भी हो, चाहे मुझे पता है मैंने नहीं लिखा या फिर टाइम नहीं मिला, जो भी रीजन हो वो बात अलग है, लेकिन हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, कंसिडर इन्यूमरेटर्स बायस व्हाइल यूजिंग डेटा। तो यहाँ पर बायसनेस क्या था, 20 आउट ऑफ 20 मिल जाए, ये एक बायसनेस था, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमारा इंटरप्रिटेशन गलत होगा। और जैसे एरर वाला और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, अगर कोई एरर फाइंड आउट हो रहा है, जैसे मान लो कि नॉर्मली मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है। अगर कोई 8 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख के रख दिया, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, 8 डिजिट 7 डिजिट से मोबाइल नंबर नहीं बनते। तो इस तरह का कोई एरर है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। कभी कभी हो जाता है कि फिलअप करते हुए गलती हो गया, अब गलती जो है वो जानबूझ के हुआ है कि ऐसी हुआ है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एरर का मतलब इस तरह का एरर हो सकता है, ठीक है, कि एरर हो गया। इंटर रिलेटेड डेटा तो मैंने बोला, ठीक है, किस तरह से इंटर रिलेटेड। जैसे मान लो कोई बोल रहा है हम लोगों ने वैक्सीन का सर्वे किया, वैक्सीन लिए है तो बोलो कब लियो, मतलब वैक्सीन लियो तो उसका सर्टिफिकेट का पीडीएफ बना के अपलोड करो। मान लो एक फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो अगर वैक्सीन लिए हो तो उसका सर्टिफिकेट भी तो होगा, क्योंकि सभी को सर्टिफिकेट मिला है जिन्होंने वैक्सीन लिया है। अगर बोल रहे वैक्सीन लिया है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट बात हो गया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने दो चार एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा स्क्रूटनी क्यों करना जरूरी है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। मेनली दो ही चीज चेक करना, डेटा का एक्यूरेसी, डेटा का कंसिस्टेंसी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, ठीक है। अभी हम लोगों का कलेक्शन डेटा हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का स्क्रूटनी कैसे होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को हम लोग कितने तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा को हम लोग देखो कितने तरह से, मेनली चार 4 टाइप्स होता है, ठीक है, 4 टाइप्स होता है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को क्लासिफाई करना है और ऑर्गेनाइज करना है। मीन्स प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक। तो देखो पहले क्लासिफिकेशन देखो, एकदम इसके पहले वाला जो क्लास था कि क्लास हुआ है, तो उसमें देखो मैंने ये चीज बताया था कि हमें पढ़ना क्या, आज भी हम थोड़ा सा बता ही रहे थे। ये देखो सिंगुलर सेंस में हमें पढ़ना है, जहां पर हमें क्या करना है, साइंटिफिक मेथड होता है दैट इज यूज फॉर, हम लोग एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करके डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो एनालाइज तो पहले कलेक्ट होगा, प्रेजेंट होगा तभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से दिया हुआ है, कलेक्शन, उसके बाद प्रोसेस, एनालाइज, इस तरह से बोल रहा है, और कंक्लूजन। तो इसके बीच में देखो अगर हम लोग इसको और भी डिटेल्स में देखते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को स्क्रूटनी करना पड़ेगा, स्क्रूटनी करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन करने के पहले हम लोगों को डेटा को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर तरीके से उसे अरेंज करेंगे, किसी एक लॉजिकल तरीके से उसे अरेंज करेंगे, ठीक है। मीन्स प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा
जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो डेटा कलेक्शन मतलब रॉ डेटा कलेक्ट किया है हम लोगों ने, ठीक है, तो उसे हमें तो प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ आंसर्स मतलब कुछ रिपोर्ट मिलेंगे। जैसे मान लो किसी एक प्रॉपर एरिया को हम लोगों ने वैक्सीन लगा है कि नहीं उस पर हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है। अब डेटा कलेक्ट करके उसको तो अरेंज भी करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है या फिर मिनिमम लोगों ने लिया है, कितने लोगों ने लिया है, कितने परसेंटेज लोगों ने लिया है, कितने परसेंट लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें डेटा को प्रोसेस भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में 4 तरह से डेटा को क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 तरह का लॉजिक लगा के डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला लॉजिक जो है, देखो डेटा को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं अरेंज। क्रोनोलॉजिकल या फिर इसको बोल सकते हैं टेम्पोरल और टाइम सीरीज ऑफ डेटा। क्रोनोलॉजिकल मतलब तुम लोग को पता है, जब तुम लोग कोई जर्नल एंट्री करते हो तो जर्नल कैसे होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। मतलब हम लोग डेट वाइज अगर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ट्रांजैक्शन आज हुआ है 9 तारीख को, एक ट्रांजैक्शन कल हुआ था 8 7 6, इस तरह से जो भी है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, डेट वाइज होता है, ठीक है। ये तो तुम लोग को पता ही, डेट वाइज अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो बोला ना मैंने अभी कि प्रोसेस करने के लिए पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक लॉजिक के साथ। जैसे मान लो घर पे कोई भी खाना बनाते हैं तो उसका जो भी रॉ एलिमेंट्स है, मान लो हम लोगों ने सारा चीज जुगाड़ कर लिया, ठीक है, वेजिटेबल्स जो भी बनाना है वेजिटेबल्स ले लिया, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है वो ले लिया, स्पाइसेस वगैरह मसाला वगैरह ले लिया, ऑयल जो भी यूज करना है ले लिया। बट ऐसा थोड़ी है कि पहले सब्जी दे देंगे फिर उस पर कच्चा तेल डाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। फर्स्ट क्या है, तेल डालना है, फिर उसमें थोड़ा मसाला वगैरह जो जरूरत होता है वो देना है, फिर सब्जी दे दो, फिर उसमें अलग से मसाला नमक जो भी देना है। तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस तो पता है क्या होगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेस को तो एक सिस्टमेटिक वे से भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो सही प्रोसेस होगा, नहीं तो कुछ अलग ही बन जाएगा। तो वही होता है कि प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करने से पहले अरेंज करना पड़ेगा लॉजिकली कि किसके बाद क्या करना चाहिए। तो अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट हो गया जैसे कि यहाँ पर दिया है क्रोनोलॉजिकल तरीके से, मतलब डेट वाइज अरेंज कर सकते हैं डेटा को, अगर उस तरह से किया जाता है तो, अगर कर सकते हैं तो कलेक्टेड डेटा को। इसको और एक चीज भी बोला जाता है टेम्पोरल, यानी टाइम वाइज या फिर टाइम सीरीज ऑफ डेटा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। मान लो कोई एक कंपनी का प्रॉफिट हम लोग ईयर ऑन ईयर जो है वो कलेक्ट किए हैं, अब उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो हम लोग ईयर बेसिस पे कर देंगे। जैसे कि मान लो 10 साल का हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, तो हर एक साल का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 साल का कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 2010 2011 2012, या फिर 10 साल का डेटा कलेक्ट किया है लेकिन हम लोग 2 ईयर्स के गैप में दिखाना चाहते हैं, तो पहले मान लो 2010 दिखा दिया, 2 ईयर्स का गैप मतलब 2012 दिखा दिया, तो ये भी हो सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का टाइम सीरीज एनालिसिस, या फिर क्रोनोलॉजिकल बेसिस में डेटा को प्रोसेस करना, या फिर टेम्पोरल बेसिस, ठीक है। अच्छा, और एक क्या हो सकता है, और एक मेथड हो सकता है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल सीरीज। जियोग्राफिकल वे से हम लोग डेटा को जो है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो वेदर जो है, वेदर रिपोर्ट जब टीवी में आता है, न्यूज के बाद वेदर रिपोर्ट आता है, लेकिन आजकल तो न्यूज जो है टीवी पे लोग कम ही देखते हैं, ठीक है, तो वो गूगल वगैरह में तो आते ही रहता है, टीवी में भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखते हैं। तो लास्ट में जो है न्यूज के लास्ट में वेदर रिपोर्ट होता है, वेदर फोरकास्ट दिखाया जाता है। तो मान लो वेदर का फोरकास्ट दिया हुआ है, वेदर इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है, अलग होता है, ठीक है, दो जगह का वेदर नॉर्मली अलग होता है। तो जियोग्राफिकल बेसिस पे हो गया ना, जियोग्राफिकली हम लोगों ने डिवाइड कर लिया इंडिया को दो पार्ट में, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक एग्जांपल, जियोग्राफिकली हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा मान लो इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन हम लोग बोल सकते हैं स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज, ठीक है, जैसे कि मान लो वेस्ट बंगाल का क्या है,
इसके अलावा मान लो बिहार का क्या है, राजस्थान का क्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्टेट वाइज बोल सकते हैं। अगर स्टेट वाइज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो भी हम लोग का जियोग्राफिकल चीज ही बताएगा, ठीक है, जियोग्राफिकली उसको क्लासिफाई करके बताएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये देखो, वेदर इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। और एक एग्जांपल भी लिख लो, इंडियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं जियोग्राफिकली, तो इंडियन पॉपुलेशन इन स्टेट वाइज। स्टेट वाइज अगर दिखाना चाहते हैं तो जियोग्राफिकली दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। ये क्या होता है, देखो, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। तो क्वालिटेटिव का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, जिसको हम लोग क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी का जेंडर हो गया, किसी का नेशनलिटी हो गया, ये भी तो एक डेटा है, लेकिन इसको हम लोगों को क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसे हमें क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये मैंने लिखवाया है, कहाँ पर लिखवाया है, ये देखो, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सॉरी, ये तो क्वांटिटेटिव, ये रहा, जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, और कलर ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हो गया हम लोगों का क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे गाना, ठीक है, जो मूवीज में गाना वगैरह आते रहते हैं ना, तो उसका ना एक रैंकिंग होता है। जैसे मान लो रेडियो मिर्ची वगैरह में अगर गाना वाना सुनते हो, तो वहां पर देखो रहता है ना कि इस वीक में ये सारे गाने 1 से लेकर 10 तक है, कि 1 से लेकर 5 तक है, जो भी होता है, ठीक है। मान लो कि बोल रहा है कि रैंकिंग, तो रैंकिंग बताया जा रहा है। तो हम लोग कैसे रैंक कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक गाना है, लाइक यहाँ पर मान लेते गाना है XYZ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर है PQR, ठीक है। मान लो ये सब गाने हैं, ठीक है। और इसको अगर हमें बताना है, इसको अगर हम लोगों को स्टैटिस्टिकली डिफाइन करना है, तो क्वालिटेटिव वे से नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो ये गाना रैंक 2 आया है, ये गाने का रैंक 1 आया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मतलब होता है रेटिंग, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, रेटिंग टॉप 20 सॉन्ग्स बाय रेडियो मिर्ची, ठीक है। तो गाना जो है वो एक क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये कोई क्वांटिटी नहीं होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव डेटा का डायरेक्ट कुछ यूज नहीं होता है, इसे क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको रैंकिंग करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव, और जैसे इसको ऑर्डिनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनल। मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब डायरेक्टली उसे काउंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैच में कितने प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, कितने बैट्समैन है, अगर क्रिकेट का देखो कितने प्लेयर जो बैट्समैन है, कितने बॉलर है, कितने ऑलराउंडर है, यानी जिनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही आता है, ठीक है। या फिर कितने हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है, कितने राइट हैंडेड बैट्समैन है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हम लोग काउंट करके बोल सकते हैं, टीम टीम को देख के, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, number of left-handed batsmen in cricket team playing वर्ल्ड कप। सपोज वर्ल्ड कप जो टीम खेल रही है, उनमें से कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो हम लोग काउंट करके बता सकते हैं। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव
डेटा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग कितने तरह से फिर डेटा को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है डेट वाइज, टाइम वाइज कर सकते हैं, जियोग्राफिकल वे से कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग इस तरह से क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर कर लेंगे, और क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू से मतलब क्वांटिटी के थ्रू से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कितने तरीके से डेटा प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला होता है टेक्सचुअल, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पैराग्राफ वाइज कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेक्सचुअल डेटा। जैसे देखो यहाँ पर हम दिखा देते कितने तरह का डेटा क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे इंडियन, ऐसे लिख देते हैं, पॉपुलेशन, ये देखो डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ सिक्स्थ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या दिया दे रखा है, लाइन बाय लाइन क्या दे रखा है, पैरा करके पूरा टेक्स्ट यूज करके पूरा चीज लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पर अगर देखो तो ये एक हम लोगों का क्या बोले, एक मतलब प्रेजेंटेशन किया हुआ है विदाउट एनी टेक्सचुअल फॉर्मेट, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या मिलेगा, ये देखो ये एक टेबल फॉर्मेट में डेटा को शो किया गया है, ये टेबल फॉर्मेट हो गया, ठीक है, जिसमें कुछ रो और कॉलम है, ठीक है। आगे देखो ये भी टेबल फॉर्मेट है डेटा का, ठीक है। ये देखो लाइन डायग्राम है, ठीक है, ये लाइन डायग्राम है। यहाँ पर और क्या है देखते हैं, और कुछ किया हुआ है, यहाँ पर भी एक डायग्राम दिख रहा है हम लोग को, लाइन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर कुछ कलर वलर भर के कर रखा है इन्होंने, ये देखो यहाँ पर यूज कर रखा है। और किसी तरीके से ये भी एक टेबल फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट यूज कर रखा है। और कोई फॉर्मेट मुझे यहाँ तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। यहाँ भी एक देखो लाइन डायग्राम यूज कर रखा है। तो प्रेजेंट करने का तरीका देखो, प्रेजेंट करने का तरीका तो डेमोग्राफिक इन इंडिया मतलब डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर वो चीज को बोल रखा है कि कितना पॉपुलेशन है, उसका सारा डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये पढ़ेंगे तो ये क्या फॉर्मेट हो गया, ये टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। पैराग्राफ वाइज हमारा लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेक्सचुअल का मतलब होता है वेयर टेक्स्ट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरा और सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो एक पैरा ऐसा लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इज 160 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने लिखा है टेक्सचुअल फॉर्मेट में कि ए बी सी तीन कोई भी मान लो स्टूडेंट है, कुछ भी है, ठीक है। तो तीन लोग हैं, तीनों का हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ ए 160, इसका मतलब ये पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, ए का 160 है, बी का 175 है और सी का 165 है। तो ये एक तरीका हो गया डेटा को प्रेजेंट करने का, ये पढ़ के हमें एक डेटा मिला कि तीन लोगों का हाइट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये टेक्सचुअल पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन टैब्यूलर और टैब्यूलेशन, टैब्यूलर और टैब्यूलेशन, ठीक है। टैब्यूलर और टैब्यूलेशन मतलब डेटा को जब हम लोग टेबल फॉर्मेट में दिखाएंगे, जैसे देखो ये टेबल फॉर्मेट है डेटा का, ये टेबल फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो वही पॉपुलेशन वगैरह वर्ल्ड वाइज, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ ये सब मतलब अलग अलग सेक्टर में बता रखा है, पॉपुलेशन इतना है, एवरेज एग्रीगेट एवरेज बता रखा है। तो ये सब यहाँ पर क्या यूज किया है, टेबल फॉर्मेट यूज किया है। जैसे यहाँ पर देखो फर्टिलिटी रेट दिखा रखा है पूरे ईयर वाइज, तो ये भी एक टेबल यूज किया है। तो इसके लिए हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ने से क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग भूल जाएंगे। यहाँ देख के जितना अच्छे तरीके से जल्दी से हमें डेटा कलेक्ट हो जाएगा, ये चीज हो सकता है यहाँ पर भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है टेबल फॉर्मेट जो है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट से बेटर होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब टेबुलर फॉर्मेट जो है
टेबुलर फॉर्मेट जो है इसको देखो, अभी इसी चीज को हम टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देते हैं। देखो हाइट ऑफ एबीसी दे रखा है 160, देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हाइट, और यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कौन है, ए है, बी है, सी है। ए का हाइट कितना है, 160, 175 और 165, 160, 175 और 165, ब्रैकेट में मैंने दे दिया सेंटीमीटर। अब ये चीज को इतना पढ़ने से हमें क्या करना पड़ रहा है, अच्छा ए का कितना है 160, अच्छा बी का क्या है 175 या 165, फिर से पढ़ो। अगर किसी को थोड़ा मतलब ये हम बोल रहे हैं ये एक लाइन में इतना प्रॉब्लम शायद ना हो, लेकिन जब इतना सारा चीज टेक्सचुअल फॉर्मेट में रहेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। इससे देखो यहाँ पर हमें कितने क्लियरली पता चल रहा है, ज्यादा ढूंढने का भी जरूरत नहीं, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ठीक है। तो ये होता है टेबुलर फॉर्मेट। तो ये देखो ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये रो है, ठीक है, ये कॉलम होता है, ये रो होता है। तो टेबुलर फॉर्मेट जो है वो ऑब्वियसली बेटर प्रेजेंटेशन देता है टेक्सचुअल फॉर्मेट से। तो ठीक है, इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डेटा शो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये टेबल फॉर्मेट पे मतलब इसको देखो और भी अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया, पर्टिकुलरली इसको पूरा ऐसे कर दिया, बिल्कुल टेबल फॉर्मेट लग रहा है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट टेबल, अच्छा ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये हम एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इट इज प्रेफर्ड ओवर टेक्सचुअल फॉर्मेट, टेक्सचुअल फॉर्म लिख देते हैं एज। ये तो अभी मैंने बताया क्यों क्यों होता है वो भी मैंने बताया। मेन है कि इसमें कंपैरिजन बहुत आसान होता है, ठीक है, डेटा को रीड करना आसान होता है, कंपेयर करना आसान होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, इजी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा पढ़ेंगे तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं ना किसका हाइट सबसे ज्यादा है, किसका हाइट सबसे कम है, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर क्लास है, क्लास भी दे दिए, कौन से क्लास में कौन पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी दे सकते हैं। तो यूजफुल इन इजी कंपेरिजन, फिर हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इजीली, ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देखो ये डेटा कितने साल का दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल का दे रखा है। मान लो हमें 20 ईयर्स का कुछ डेटा दे रखा है, मान लो किसी कंपनी का 20 ईयर्स का प्रॉफिट का डेटा हमें दे रखा है, ठीक है। अब 20 ईयर्स का प्रॉफिट का डेटा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही 2 3 4 साल का पढ़ेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, ठीक है, आगे का डेटा भूलते जाएंगे क्योंकि इतना सारा डेटा है एट ए टाइम याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही 20 ईयर्स का डेटा हमें टेबल फॉर्मेट में देगा तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डेटा को देख के समझ पाएंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। बार बार पढ़ के समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन से ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था। वैसे तो टेबल से भी रटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम टेबल से इजीली हम लोग देख के बता तो सकते हैं, जो कि रीड कर करके बताना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि कॉम्प्लिकेटेड डेटा का मतलब वही होता है बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो फिर पढ़ के कैसे याद रखेंगे, लेकिन टेबल से देख के इजीली बता सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इजीली, इसीलिए बोल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी। जैसे मान लो अगर हमें कंपनी का हर एक दिन का सेल चाहिए, हर एक दिन का सेल देख के हमें पूरे साल भर का, मान लो
21 का हमें किसी एक कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, उसका एक एक दिन का हमें सेल डेटा चाहिए, ठीक है, एक एक दिन का। तो 365 डेज का हमें सेल डेटा चाहिए, ठीक है, 365 डेज का हमें सेल डेटा चाहिए। अब 365 डेज का सेल अगर हम लोग रीड करके पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं दिमाग में जाएगा, क्योंकि वहां लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ रहेगा, याद ही नहीं कर पाएंगे, मतलब थोड़ा भी याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी चीज को अगर टेबल में दिया हुआ रहेगा तो वो क्या होता है, मतलब दिमाग में हमारा चला जाएगा, ठीक है, हम लोग आराम से देख के समझ सकते हैं कि कौन से ईयर में क्या है, कंपेयर कर सकेंगे एटलीस्ट कहाँ कम हुआ कहाँ ज्यादा हुआ, ठीक है। लेकिन पढ़ के कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी, ये इसलिए मैंने इस तरह का एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट देखो, टेबल इज मस्ट टू क्रिएट ए डायग्राम। अगर डायग्राम बनाना है तो टेबल बनाना ही पड़ेगा, अगर डायग्राम को प्रेजेंट करना है तो टेबल बनाना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये किसी टेबल में रिलेटेड डेटा को यूज करके ही बना बना हुआ है। जैसे देखो ये वाला जो बना हुआ है, ठीक है, ये भी किसी डेटा को लेके ही बना हुआ होगा। मुझे तो अभी फिर पूरा पढ़ के देखना पड़ेगा कौन से डेटा से है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई भी डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास ये टेबुलर फॉर्मेट का डेटा होना चाहिए, ठीक है। बिना टेबुलर फॉर्मेट के डेटा, जैसे देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला डेटा को यूज करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो डायग्राम नहीं बना सकते। तो अगर डायग्राम के हिसाब से प्रेजेंट करना है तो टेबल हमें बनाना ही पड़ेगा। टेबल इज मस्ट टू क्रिएट ए डायग्राम, टू क्रिएट ए डायग्राम, ठीक है। फिर नो एनालिसिस पॉसिबल विदाउट डायग्राम। डायग्राम के बिना कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेबल के बिना डायग्राम नहीं होगा, डायग्राम के बिना एनालिसिस नहीं होगा। तो इसीलिए टेबुलर फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला था कि टेबुलर फॉर्मेट अलग अलग इसमें नाम रहता है, ठीक है। तो हमें नाम पता करना पड़ेगा। नॉर्मली टेबल फॉर्मेट में हमें दो नाम तो बहुत ही कॉमनली पता है, रो और कॉलम। लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में कुछ अलग अलग नाम है जो हमें टेबल का पता करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्टब होता है, ठीक है, कैप्शन होता है, बॉक्स हेड होता है, ठीक है, वो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो एक टेबल बनाते हैं, पहले एक एग्जाम्पल बनाएंगे तभी हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं पहले, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे प्रोडक्ट के नीचे लिख दिया यूनिट, यहाँ पर लिख दिया सेशन, ईयर 2017 18, 2018 19, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बना रहे हैं ताकि तुम लोग को पूरा टेबल का चीज समझा पाए कि टेबल का कौन से पोर्शन को क्या बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया, प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, क्या प्रोडक्ट, जैसे राइस, ठीक है, और स्वीट, और यहाँ पर टोटल, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट का नाम। अच्छा, अब राइस जो है वो टू टाइप्स का है, ठीक है, एक्स टाइप और वाई टाइप, और उसका टोटल। और व्हीट जो है वो भी दो टाइप का है, एक्स टाइप, वाई टाइप, और उसका टोटल। और यहाँ पर टोटल में भी हो जाएगा एक्स, वाई और टोटल, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा तभी समझ पाओगे, ठीक है। अब ये जो है ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा,
यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, राइस है वीट है तो यूनिट केजी हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने केजी, 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 यहाँ पर भी केजी, केजी और केजी, मतलब किलोग्राम। ये यूनिट को भी हम लोग इस तरह से क्लोज कर देते हैं, देखो यूनिट को भी मैंने क्लोज कर दी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग सेशन ईयर लिखेंगे, ठीक है, सेशन ईयर, जिसका डिटेल्स हम लोगों ने नीचे दे रखा है, 2017, 18 और 18, 19, और ये हो गया क्लोज। अब कुछ डेटा इसमें लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 17, 18 में जो राइस है वो कितना रुपए का सेल हुआ, फॉर एग्जाम्पल कितना सेल हुआ, 80 किलो, ठीक है, रुपए का नहीं, कितना किलो सेल हुआ, 80 किलो। और टाइप एक्स, ठीक है, और टाइप वाई जो है वो 40 किलो सेल हुआ, तो टोटल कितना सेल हुआ, टोटल कितना सेल हुआ, 80 + 40, टोटल कितना हो जाएगा, 80 + 40, 120 किलो राइस सेल हुआ, ठीक है। कौन सी ईयर में, 17, 18 में। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं कैसे ये आंसर आया, ये कॉलम नंबर 1 दे दिया, ये कॉलम नंबर 2 दे दिया, और ये आंसर कैसे आया है, ये कॉलम नंबर 3 हो गया, ये आंसर आया 1 + 2 करके, ठीक है, ये आंसर आया 1 + 2 करके। नेक्स्ट देखते हैं वीट का क्या सेलिंग है, 25 किलो टाइप एक्स और 35 किलो टाइप वाई, तो दोनों मिला के हो गया 60 किलो, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर, ये 1, 2, 3, ये फोर्थ नंबर कॉलम, ये फिफ्थ नंबर कॉलम, और ये सिक्स्थ नंबर कॉलम, और आया कैसे, 4 + 5 करके, ठीक है। अच्छा, अब टोटल देखेंगे, टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर ये सिक्स्थ नंबर है तो ये सेवेंथ नंबर कॉलम हो जाएगा, ये एट्थ नंबर कॉलम हो जाएगा, और ये नाइन्थ नंबर हो जाएगा, जो हमें 7 + 8 करके मिलेगा, ठीक है, 7 + 8 करके मिलेगा। अच्छा, अब टोटल टाइप एक्स कितना हो रहा है, टोटल टाइप एक्स हो जाएगा 80 + 25, टाइप एक्स जो प्रोडक्ट बिका है वो कितना बिका है, 80 + 25, यानी कितना हो गया, 80 + 25 करेंगे तो 105, ठीक है, 105 हो गया। और टाइप वाई 40 + 35, तो ये कितना हो जाएगा, 75, और दोनों का टोटल करेंगे 180, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, ये 70 ले लेते हैं, ये 50, तो 70 + 50 ये कितना हो जाएगा, 120। अच्छा, यहाँ पर ले लेते हैं 20 और 40, तो ये हो गया 60। अब हमें टाइप एक्स का टोटल करना है, 70 + 20 90 हो गया, और टाइप वाई का टोटल करना है 50 + 40, ये भी 90 हो गया, और 90 + 90 का टोटल हो गया 180, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल बनाया है, इसको तुम लोगों को रटना थोड़ी ना, ये तो एग्जाम्पल बनाया है। अब हम लोगों को एग्जाम्पल से सीखना पड़ेगा कि टर्म क्या क्या होता है, कोई भी एक टेबल में क्या क्या टर्म होता है। तो पहला टर्म जो है वो देखो, ये होता है कैप्शन, पहला टर्म लिखते हैं कैप्शन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। कैप्शन किसे बोला जाता है, तो टेबल में कैप्शन किसे बोला जाता है, जितने भी सारे कॉलम और सब कॉलम है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जितने भी सारे कॉलम और सब कॉलम है, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे कैप्शन। तो बोलो कैप्शन कौन कौन सा है, कॉलम और सब कॉलम। तो कॉलम कौन सा है, कॉलम है हम लोगों का ये वाला, प्रोडक्ट है ना, राइस, व्हीट और टोटल, ये हम लोग का मेन कॉलम है, ठीक है, प्रोडक्ट, राइस, व्हीट और टोटल, ये हम लोग का मेन 3 कॉलम है। और इसमें सब कॉलम क्या क्या है बताओ, सब कॉलम क्या क्या है बोलो, इसमें सब कॉलम क्या क्या है बोलो, तुम लोग भी बोलो कुछ, सब कॉलम क्या क्या है, कॉलम क्या है, जितने भी ऐसे हैं ये सारे कॉलम है ना। मेन कॉलम क्या है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये एक मेन कॉलम है, राइस ये एक मेन कॉलम है, व्हीट एक मेन कॉलम है, टोटल एक मेन कॉलम है, ये हो गया मेन कॉलम। सब कॉलम क्या क्या है बोलो, सब कॉलम कौन कौन सा है इसमें बोलो।
एक्स वाई टोटल। एक्स वाई टोटल, करेक्ट। हर एक जगह पे एक्स वाई टोटल, एक्स वाई टोटल, एक्स वाई टोटल, ये क्या हो गया? सब कॉलम। तो कॉलम और सब कॉलम मिला के जो जितने भी सारे चीज हो रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे कैप्शन। प्रोडक्ट, और मतलब प्रोडक्ट राइस, मतलब ये वाला जगह, ये पूरा, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, ये सारी चीजों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ये है हम लोगों का कैप्शन। ठीक है, तो देखो हम इस तरह से लिख देते हैं, ये कॉलम क्या है? ये कॉलम एक कैप्शन है। ये कॉलम क्या है? ये भी कैप्शन है। ये कॉलम क्या है? ये भी कैप्शन है। ये कॉलम क्या है? ये भी कैप्शन है। ठीक है, ये सारे मेन कॉलम जो है ये कैप्शन है, और उसके साथ साथ ये सब कॉलम भी जो है कैप्शन है। ठीक है, यहाँ पर और लिखेंगे तो ये पूरा कैसे अजीब सा देखने में लगेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम मतलब क्या हो जाएगा? कॉलम मतलब प्रोडक्ट प्राइस व्हीट और टोटल, और सब कॉलम का मतलब हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई और टोटल। ठीक है, ये सब मिला के हो जाएगा हम लोग का कैप्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और एक नाम होता है टेबल में, दैट इज बॉक्स हेड, और एक पोर्शन होता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड किसे बोलते हैं? देखो, बॉक्स हेड मतलब एंटायर अपर पार्ट। तो बॉक्स सेट का मतलब होता है एंटायर अपर पार्ट को हम लोग बोलेंगे बॉक्स सेट। ठीक है, तो एंटायर अपर पार्ट मतलब क्या क्या आ जाएगा? कॉलम आ जाएगा, सब कॉलम आ जाएगा, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यहां तक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये भी ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बॉक्स हेड। तो एंटायर अपर पार्ट को हम लोग बोलेंगे बॉक्स हेड, और इसमें क्या क्या आ जाएगा? कॉलम आ जाएगा, सब कॉलम आ जाएगा, और यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाला पोर्शन भी आ जाएगा। मतलब ये देखो, दिखाते हैं, अपर पार्ट, ये पूरा अपर पार्ट आना चाहिए। ठीक है, ये वाला, ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये तो अपर पार्ट है ही, राइस व्हीट और टोटल। ठीक है, और इसमें ये वाला, ये सब कॉलम वाला पार्ट भी आ जाएगा। कॉलम सब कॉलम ये लेना है, और ये वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉक्स हेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टब। देखो स्टब क्या होता है? कॉलम दैट डिफाइन रोज, ऐसा कॉलम जो रो को डिफाइन कर रहा है। स्टब का मतलब होता है ऐसा कॉलम जो रो को डिफाइन कर रहा है। तो कॉलम ऐसा जो कि रो को डिफाइन कर रहा है, लाइक ये वाला देखो, ये जो सेशन ईयर है, या फिर ये 2017-18, ये वाला देखो 2018-19। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे कॉलम है, ये ऐसा कॉलम है जो हमारे रो को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जो हमारे रो को डिफाइन कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टब बोलेंगे। तो स्टब में ये हो गया, जैसे कि ये वाला, ये स्टब है। ठीक है, हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 80 किलो 40 किलो, ये क्या है? 80 किलो 40 किलो क्या है? 2017-18 का सेल है, टाइप एक्स और टाइप वाई राइस का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टब, इसे हम लोग स्टब बोलते हैं। स्टब का मतलब है ऐसा कॉलम जो हमारे रो को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉडी। ठीक है, बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी का मतलब मेन डेटा। तो इसमें हम लोगों ने जो भी डेटा इंक्लूड किया है, ये जितने भी डेटा इंक्लूड किए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। मतलब ऐसे लिख सकते हो, ये देखो, यहां से लेके ये पूरा पोर्शन, ये सब नहीं, जहां जहां डेटा लिखा हुआ है, मतलब ये। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी। बॉडी मतलब हो गया मेन डेटा। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हो गया टेबल रिलेटेड, जो हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कैप्शन क्या होता है, बॉक्स सेट क्या होता है। मतलब ऑप्शन रहेगा वहां पर, देख के आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, स्टब एंड बॉडी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कौन सा प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे? ये हो गया हम लोगों का टेबुलर फॉर्म, यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म। फॉर्मेट लिख देते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू से, जैसे देखो, ये देखो डायग्राम,
ये लाइन चार्ट है, ठीक है। अलग अलग डायग्राम के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले लिखते हैं, कैन बी हेल्पफुल फॉर लेमैन। ये एक्चुअली ऐसा एक फॉर्मेट है डेटा को प्रेजेंट करने का कि लेमैन को भी समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब जो पढ़ सकते हैं, देखो जिनको पढ़ना आता है वो ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पढ़ना आता है, अगर हम लोग बता दें कि ये डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल फीमेल रेशियो को अगर बता रहा है, जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये देख के बता सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ को बताया जा रहा है, तो ये देख के बता सकते हैं कि ग्रोथ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। थोड़ा बहुत अंदाजे से बता ही देंगे, लेकिन पढ़ना नहीं आता है तो भी ये डायग्राम उनको हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैन बी हेल्पफुल फॉर लेमैन without having much knowledge of number, ठीक है। अगर हमें ज्यादा नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, हम लोग डायग्राम देख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड, ठीक है। हिडन ट्रेंड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अभी बताएंगे। और नेक्स्ट लिखते हैं, टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम, ठीक है। तो टेबल जो है वो डायग्राम से मोर एक्यूरेट है। और हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड का मतलब हो गया, जैसे मान लो किसी एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम कम बढ़ रहा है, ठीक है। किसी एक कंपनी का प्रॉफिट मान लो 10,000, उसके बाद मान लो 10,100, ठीक है। या फिर 10,050, ठीक है, 10,050, इस तरह से बढ़ रहा है, बहुत ही कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ना हमें, अगर हम लोग टेबल में देखेंगे तो हमें 10,000 ऐसे ही दिखेगा। या फिर मान लो 1-2 रुपए में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो बहुत ही अगर छोटा छोटा अपवर्ड डाउनवर्ड सिचुएशन है, ठीक है, उस ट्रेंड को भी जो है हम लोग डायग्राम से बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में हमें छोटा छोटा चीज भी जो है मिल जाएगा। मतलब ट्रेंड अगर ऐसे भी हो ना तो भी हमें देखने को मिलेगा, छोटा छोटा जो है चेंजेस होना अपवर्ड डाउनवर्ड, वो ट्रेंड भी हमें मिल जाएगा। जैसे देखो हम दिखाते हैं एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं दूसरा शेयर प्राइस दिखाते हैं। शेयर प्राइस ऑफ LIC तो फिलहाल इशू हुआ है, इसका इतना नहीं दिखेगा, LIC नया इशू हुआ था। कुछ और देखते हैं, ITC देखते हैं, पुराना है। ये देखो, अगर हम लोग 5 साल का देखें, देखो कितना छोटा 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 ट्रेंड दिख रहा है, कितना छोटा छोटा ट्रेंड दिख रहा है ना। मतलब छोटे छोटे ट्रेंड को भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, डायग्राम देख के कोई भी बता सकता है कि ये जो है अप सिचुएशन था देन डाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर मान लो कितना छोटा छोटा ट्रेंड दिख रहा होगा, इससे भी ज्यादा देखोगे ना तो देखो और भी छोटा छोटा ट्रेंड दिख रहा होगा, ठीक है। कि छोटा से छोटा ट्रेंड हम लोग डायग्राम के थ्रू से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड, हिडन ट्रेंड भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम, टेबल फॉर्मेट जो है वो डायग्राम से मोर एक्यूरेट है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हुए ना स्मूथ कर्व बना लेते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कहीं पर पॉइंट पॉइंट आ रहा है, 160.0005 आ रहा है, उसको हम लोग डायग्राम प्रेजेंटेशन करने के लिए 160 कर दिया, 005 हम लोग इग्नोर कर दिए, तो उसमें क्या होता है, एक्यूरेट हमें नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं स्मूथ कर्व ड्रॉ करना, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इजीनेस के लिए उसे स्मूथली ड्रॉ कर दिए, मतलब कुछ डेटा को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन टेबल फॉर्मेट में तो ऐसा नहीं होता है, टेबल फॉर्मेट में तो डेटा इग्नोर करने का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए बोला गया है कि टेबल फॉर्मेट जो है वो मोर एक्यूरेट है देन डायग्राम फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे क्या क्या तरीके का डायग्राम होता है, टाइप्स ऑफ डायग्राम। पहला, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम।
तो लाइन डायग्राम का मतलब ये देखो, ये लाइन डायग्राम है, और भी दिखा देंगे, ठीक है। लाइन डायग्राम पहले लिख लेते हैं, देखो इसके बारे में लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये ऑलरेडी तुम लोग को पता है कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले टेबल से डेटा लेके, डेटा को देख के पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जो डॉट हम लोगों ने प्लॉट किया है उसको ऐड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक लाइन बन जाता है। तो क्या होगा, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ग्राफ। एक्चुअली ये सब ग्राफ पेपर में होता है, ठीक है। ग्राफ एंड जॉइंट टू मेक ए लाइन, ठीक है। लाइन बन जाएगा, अगर हम लोग जो डॉट्स को प्लॉट करेंगे उसको ऐड करेंगे तो वो एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यूज्ड जनरली फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब वही हो गया, पीरियोडिकल कोई एनालिसिस दे रहा है, जैसे कि किसी एक कंपनी का 20 इयर्स का प्रॉफिट, ये सब, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर हम लोग ग्राफ यूज करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं, तो हमें हमेशा ना दो एक्सिस मिलता है नॉर्मली, ठीक है। देखो दो एक्सिस मिलता है, यहाँ पर भी दो एक्सिस है, एक्स और वाई। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब कहाँ पर क्या प्लॉट करना होता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे कि वेरिएबल जो होता है, जो चीज वेरिएबल होगा, वेरिएबल y इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t, ठीक है। टाइम टी लिख दिया मैंने। मतलब ये टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए होता है। मान लो किसी एक कंपनी का हम लोग 10 साल का डेटा देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं, या फिर किस पर्टिकुलर ईयर भी दे सकते हैं, 2001, 2002, मान लो ये 2001 है, देन 2002, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये जो है, ये जो टाइम है, ये हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, ये हम लोग एक्स एक्सिस में करेंगे, और वेरिएबल को वाई एक्सिस में करेंगे। वेरिएबल मतलब जैसे कि सेल्स का डेटा प्लॉट कर रहे हैं, या फिर प्रॉफिट का डेटा प्लॉट कर रहे हैं, या परचेज का डेटा प्लॉट कर रहे हैं, जो वेरी करेगा। देखो टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन ये हम लोग जो गैप लेंगे उसी गैप में वेरी करेगा। अगर हम लोग वन ईयर का गैप ले रहे हैं तो वन ईयर में ही वेरी करेगा, मतलब पैटर्न फिक्स्ड है। मतलब पैटर्न फिक्स्ड है ना। अगर हमें 1 ईयर का डिफरेंस चाहिए तो हम लोग 1 ईयर का दिखाएंगे, 2 ईयर्स का चाहिए तो 2001 के बाद 3 दिखाएंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में लिखना है, और वेरिएबल जो भी लिखना चाहते हैं उसे वाई एक्सिस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि यूज जनरली फॉर टाइम सीरीज, और वेरिएबल वाई, वेरिएबल जो डेटा होगा वो वाई में प्लॉट किया जाएगा, और जो फिक्स्ड यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में होगा, यानी कि टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस में प्लॉट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर वाइट फ्लक्चुएशन log y is plotted against t, ठीक है। ये समझाएंगे क्या होता है, ये log y क्या होता है ये भी समझाएंगे। दो दो और पॉइंट है, लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। फॉर टू और मोर, ये टी डब्ल्यू लिख लो, फॉर टू और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। तो ये मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। और एक पॉइंट, फॉर टू और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट मल्टीपल एक्सिस चार्ट इज यूज्ड। तो ये सारे पॉइंट ही हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब इनका एक हम लोग डेटा ले लेते हैं, ठीक है। डेटा ले लेते हैं ईयर, और यहाँ पर ले लेते हैं सेल्स। ईयर क्या क्या है, 2012 से लेके 2016 तक, 12, 13, 14, 15, और ये हो गया 16। सेल्स का डेटा ले लेते हैं, सेल्स है मान लो 6 लाख,
अच्छा ये ले लेते हैं 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 15 लाख, ठीक है। अब इस डेटा को अगर हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये एक्स होता है हमेशा, और ये वाई होता है। ग्राफ पेपर में जब भी प्लॉट करोगे तो इसी तरह से ही प्लॉट होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब भी इस तरह से प्लॉटिंग करेंगे तो वेरिएबल हमें वाई एक्सिस में लेना पड़ेगा और जो टाइम होता है वो हमें एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे टाइम, ये हो गया टाइम के लिए जगह, और ये हो जाएगा सेल्स के लिए जगह, ठीक है। अब टाइम क्या क्या है, 12 से लेके 16 तक, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये एक प्रॉपर गैप में होना चाहिए। अभी तो हम फ्री हैंड कर रहे हैं तो उतना मतलब परफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा जो हमें चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सेल्स बोल रखा है, तो सेल्स जो लिखेंगे यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट रखना पड़ता है। तो 6 लाख है सबसे मिनिमम, और मैक्सिमम है 15 लाख। तो हम लोग 5 लाख का गैप से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीरो, ये जीरो है, जीरो के बाद 5 लाख ले लिया, फिर 10 लाख ले लेते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। 10 लाख के बाद 15 लाख हो जाएगा, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 15 के बाद 20 लाख, देन 25 लाख। यहां तक मैंने ले लिया सेल्स का डेटा। अब हमें प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखो यहाँ पर जो 2012 है उसमें सेल है 6 लाख, तो 6 लाख मतलब 5 लाख और उसके बाद 6 लाख होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का गैप है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, तो मान लेते हैं यहाँ पर 6 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 लाख, तो 8 लाख मतलब 10 के नीचे आ जाएगा, तो लगभग यहाँ पर ले लेते हैं 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख यहाँ पर आ जाएगा, 7 लाख, 7 लाख तो इसी में आ जाएगा। मेरा थोड़ा जो है बहुत ही ऐसे हो गया, रुको एक मिनट, ये 6 लाख यहाँ, यहाँ पर ले लेते हैं 6 लाख, ठीक है। फिर हो गया 8 लाख। अच्छा हमें 13 में लेना है, मैंने इसी में ले लिया इसीलिए गलत हो गया, सॉरी। 13 के हिसाब से लेंगे ना 8 लाख, तो यहाँ पर ले लेते हैं 8 लाख 13 में, ठीक है। फिर 14 में 10 लाख, 10 लाख मतलब ये वाला 14 में 10 लाख, 15 में 7 लाख, 7 लाख तो 5, ये अगर 6 है तो जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। और यहाँ पर 15 लाख लेना है, तो चलो ये यहाँ पर हो गया 15 लाख। अब अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कैसे होगा, ऐड करने से ये लगभग ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा हो रहा है, प्रोबेबली ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया लाइन डायग्राम। तो ये मैंने पहले भी समझाया था, फिर से एक बार बोल दिया मैंने। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर लॉग, ये बोला है ना फॉर वाइड फ्लक्चुएशन लॉग वाई इज प्लॉटेड, तो लॉग वाई का क्या कंसेप्ट है, देखो पहले बोल रहा है कि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान लो हम लोगों का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर लिख देते हैं इन लैख, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने ईयर, ईयर लिख दिया 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है। प्रॉफिट लिख दिया 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख और 10,000 लाख। तो देखो फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है ना, फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है। अगर हम लोग प्लॉट करना चाहेंगे, ईयर तो प्लॉट कर लेंगे 12, 13, 14, 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मान लो अगर हम लोग मिनिमम 10 लाख से ही स्टार्ट करते हैं तो गैप कितने का देंगे, मान लो 100 लाख के लिए अगर हम लोग 90 का गैप दे भी देते हैं तो यहाँ पर कितना गैप हो जाएगा, 90 का गैप देंगे तो ये 100 लाख हो जाएगा, फिर 90 का गैप देंगे तो 190 लाख होना चाहिए ना, जबकि 1000 लाख है। मतलब फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, वही चीज बोला था कि फ्लक्चुएशन ज्यादा होने से हमें लॉग यूज करना पड़ेगा। अब लॉग क्या है हम समझाते हैं। फॉर वाइड फ्लक्चुएशन लॉग वाइज प्लॉटेड अगेंस्ट टी, मतलब टाइम के अगेंस्ट में लॉग वाई का यूज करो, ठीक है। तो अब देखो ये लॉग क्या होता है, ये क्यों यूज होगा ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें हमारा जो है प्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है इस तरह के गैपिंग में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग को यूज करना पड़ेगा। तो देखो लॉग जो है, लॉगरिदम जो है, ये मैथ्स में तुम लोग करोगे। लॉगरिदम का एक्चुअली यूज किया गया है किस वजह से, जैसे मान लो 2 to the power 3 इक्वल टू 8 होता है, इसी चीज को हम लोग लॉग में प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो लॉग यहाँ पर हो जाएगा लॉग 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 8 = 3, ये लिखने का तरीका है। ये लॉग को रीड करते हैं, लॉग 8 base 2 = 3। इसका मतलब होता है इस चीज को अगर रीड करो तो रीड इस तरह से होगा कि हम लोग
2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, ठीक है, 8 पाने के लिए हमें कितने टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आता है 3 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब ये 2 टू द पावर 3 इक्वल तो 8 होता है। अब इसका क्या जरूरत है, अब ये आसान है तभी इसका जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा है 2 टू द पावर -1024, जिसका आंसर कैलकुलेटर भी नहीं दे सकता है बट लॉग दे सकता है। इसी वजह से लॉग का जो है, लॉग को एप्लीकेशन में लाया गया था, लॉग का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो लॉग इस वजह से आया है। अभी ये हम लोग डिटेल्स में तो मैथ्स में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स में जितना पता करना है उतना करेंगे। तो लॉग समझ में आ गया कि लॉग का एप्लीकेशन क्या है। लॉग हमें इस तरह के प्रॉब्लम को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। अब देखो लॉग 10 का वैल्यू होता है, ठीक है, लॉग 10 जैसे तुम लोग पढ़े हो ना, पाई का अपना एक वैल्यू होता है 22/7, उसी तरह से लॉग 10 का वैल्यू होता है। लॉग 10 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। अब हमें क्या करना है, वाइड फ्लक्चुएशन है तो हम लोग प्रॉफिट को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। मान लो हम लोग प्रॉफिट को लिखते हैं वाई, तो हम लोग बनाएंगे लॉग वाई हर जगह पे। तो लॉग वाई मतलब 10, लॉग वाई मतलब 100, लॉग y मतलब यहाँ पर 1000, लॉग 10,000, ठीक है, लॉग 10,000। अब यहाँ पर देखो इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग 10 मतलब कितना होता है 1, अभी मैंने बोला। अब लॉग 100 मतलब कितना होगा, ये देखो लॉग 100 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग जो है वो एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, जैसे तुम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से लॉग का भी अपना अपना फॉर्मूला होता है। तो लॉग देखो लॉग a टू दी पावर अगर m होता है तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू लॉग a, ठीक है, मतलब जो पावर में है वो सामने मल्टीप्लाइड होके आ जाता है। तो इसका मतलब ये 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू लॉग 10। तो 2 इंटू लॉग 10, म्यूट म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट हो गया शायद। 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। सैनन तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 10 का कितना हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो 3 इंटू लॉग 10, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 1, 3, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू तो 1 है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लॉग 10 टू दी पावर 4 हो गया। 10,000 मतलब 10 टू दी पावर 4, 4 सामने आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हो गया 4 इंटू लॉग 10 का मतलब हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया 4। तो देखो जो हम लोग का प्रॉफिट था 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख, 10,000 लाख और वाइड फ्लक्चुएशन था, उसको लॉग के यूज से हम लोगों ने उस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया 1 2 3 4 में। अब हम लोग इजीली प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब देखो कैसे प्लॉटिंग करेंगे, हमें प्लॉट करने का रूल्स भी बता दिया है कि टाइम के अगेंस्ट में y को हमें इस तरह से प्लॉट करना है। y के जगह हम लोग लिखेंगे log y। अब log y का वैल्यू हमें पता है, log y का वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 आया है, हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 ही डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 यही सबसे छोटा अमाउंट होता है, इससे कम क्या करें, 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पर ईयर दे देते हैं 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है। और 2012 में कितना प्रॉफिट था, लॉग वाई के हिसाब से 1 प्रॉफिट था। तो 2012 का जो प्लॉटिंग होगा वो कहां पर हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ पेपर को चेक करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेंगे। 13 का 2 था तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। 14 का 3 था तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। 15 का 4 था तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो ये हमें क्या हुआ, ये थोड़ा सा इधर आ गया देखो, ठीक है। ये क्या हुआ, हमें किस चीज का हेल्प मिला, अगर वाइड फ्लक्चुएशन है तो उससे हम लोग किस तरह से अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये उस पॉइंट को डील किया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। अगर सेम यूनिट का 2 सीरीज या उससे ज्यादा रहता है तो हम लोग मल्टीपल लाइन चार्ट यूज करते हैं। अब ये कैसा होता है, देखो मल्टीपल लाइन चार्ट कैसा होता है, पहले के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। y से हम लोग सेल को डिनोट कर लेते हैं y1 से, और y2 से डिनोट कर लेते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। अब सेल्स जैसे है, मान लो यहाँ पर 10, 100 और 500, प्रॉफिट है 10, 25 और 48, ठीक है।
ये सब रुपीज में है, ठीक है, ये सब रुपीज में है। और यहाँ पर लिख देते हैं ईयर, ठीक है, 2017, 2018, 2019, ठीक है, 2019 ये हो गया। 2017, 18, 19 के हिसाब से सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब हम लोग इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखो। तो पहले हम लोग ग्राफ पेपर में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ईयर कितना है, बस 3 ही ईयर लिया है मैंने, ज्यादा नहीं लिया है। 2017, 2018 और 2019, ठीक है, ये 3 ईयर ले लिया। और यहाँ पर देखो हम लोगों का सेल कितना है, सेल बोल रखा है 10, 100, 500। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 10 थोड़ा कम हो गया, ठीक है, छोड़ जो है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है डेटा प्लॉट कर लेते हैं। तो कितने से प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, सपोज हम लोग यहाँ 100 से प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। 100, 200, 100 का गैप दिया है, 300, उसके बाद 400, उसके बाद 500, ठीक है, ये गैप हम लोगों ने दे दिया। 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग सेल्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसको ना हम कर लेते हैं 200। अगर हम लोग सेल्स को प्लॉट करते हैं तो 2017 में सेल्स था 200, तो 17 में सेल्स 200 था, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर प्लॉट, ठीक है, 200। अच्छा, फिर 100 था कब, 18 में, 18 में 100 था, मतलब यहाँ प्लॉट हो गया। अच्छा, इसके बाद 19 में 500 था, तो 19 में 500 मतलब यहाँ पर प्लॉट हो गया, ठीक है, 19 में 500 मतलब यहाँ पर प्लॉट हो गया। तो सेल्स जो है, सेल्स कुछ इस तरह से बना, ठीक है। ये कौन सा लाइन हो गया, ये सेल्स का लाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है, 10, 25 और 48, ठीक है। तो पहले हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 मतलब काफी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 10 का मतलब जो है वो काफी इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये 17 जो है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ले लिया मैंने 10, ठीक है, 10। और उसके बाद है 25 और 48, इसमें है 25, 25 मतलब इसी में रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 10 से ऊपर। और 48 मतलब उससे भी ऊपर, ठीक है, मतलब अपवर्ड हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि अपवर्ड हो रहा है। तो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। कौन सा कलर ले ले, ये वाला ले लेते हैं। लाइन जो है कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, प्रॉफिट का। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने दिखाया कि अगर सेम यूनिट है, क्योंकि ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, तो एक ही डायग्राम में हम लोग दो तरह का लाइन बना सके, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट होना चाहिए। अगर सेम यूनिट होगा तभी मल्टीपल लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। ये देखो मल्टीपल लाइन चार्ट यूज हो गया, 2 लाइन चार्ट यूज हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट, अगर यूनिट अलग है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसी में करके दिखाएंगे। इसमें मान लो और एक Y3 ले लिया हम लोगों ने, दैट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने लोग काम कर रहे थे ये ईयर में, ठीक है। जैसे 2017 में काम कर रहे थे कितने लोग, 2017 में काम कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल 1000, ठीक है, फिर 3000, फिर हो गया 5000, ठीक है। अब इसको प्लॉट करेंगे। अब कैसे प्लॉट करें, ईयर तो मिल जा रहा है बट वाई जो है ये तो रुपीज वाला है, ठीक है, और ये जो है ये टाइम वाला है। तो टाइम तो इसके लिए भी चाहिए, 17, 18, 19 के अगेंस्ट में ही बताया गया है, बट ये तो नंबर है और ये रुपीज है, कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सिस इंट्रोड्यूस करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे कर दिया। यहाँ पर एक एक्सिस हम लोगों ने और अटैच कर दिया, मल्टीपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्सिस किसके रिगार्डिंग कर दिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जिसको मैंने Y3 से डिनोट किया है, ये बेसिकली Y2 था। अच्छा, अब कितना कितना है, 1000, 3000, 5000। अब उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर गैप भी लेना पड़ेगा। सपोज हम 1000 से ही लेते हैं, 1000, 2000,
3000, 4000 और 5000। अब हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में था 1000, तो ये 2017 में था 1000, तो ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, उसके बाद था 3000, 18 में था 3000, मतलब यहाँ पर हो जाएगा लगभग। और 19 में था 5000, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वाला लाइन है? ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉय। व्हाइट कलर से मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिखाया, और ये मैंने सेल्स दिखाया रेड वाले कलर से, और ये जो येलो वाला कलर है इससे मैंने दिखाया है प्रॉफिट। ठीक है, इससे मैंने प्रॉफिट दिखाया। तो मेरा जो है नंबर थोड़ा सा मतलब उतना अरेंजिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए डायग्राम देखने में इस तरह से हुआ है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें समझने से मतलब है। ठीक है, मैंने रैंडमली लिया तो इस वजह से थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो रहा है, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया, अगर सेम यूनिट का होता है, जैसे दोनों रुपीज था, तो उससे बनता है मल्टीपल लाइन चार्ट। और अगर अलग यूनिट हो जाता है कोई भी, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा मल्टीपल एक्सेस चार्ट। ठीक है, उसके लिए बनेगा हम लोग का मल्टीपल एक्सेस चार्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे बार चार्ट। बार मीन्स rectangle of same width and of varying length drawn horizontally or vertically। For comparable series, multiple bar diagram can be used for data divided into multiple component, subdivided or component bar diagram is used। और एक पॉइंट इसमें आएगा, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम इज यूज। अच्छा, बार डायग्राम के बाद एक है पाई चार्ट, उसको भी हम लिखवा देते हैं, और ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, बस पाई चार्ट लिख देंगे तो ये हम लोगों का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई चार्ट को, और एक नाम बोला जाता है डिवाइडेड बार चार्ट, used for circular presentation of data, percentage of whole। Summation of values of all component or segment are equal to 360
डिग्री, सेगमेंट एंगल, सेगमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखवा दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये दो पॉइंट बाकी है, ये दो पॉइंट हम लोग समझेंगे, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है बार डायग्राम में, पाई चार्ट में टाइम नहीं लगेगा, बार डायग्राम में लगेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं।